ये कहानी एक ऐसे हिटमैन की है जिसने अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत की। लेकिन कहते हैं ना, एक गैंगस्टर या हिटमैन का पास्ट उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साकोमोटो को सबसे महान हिटमैन माना जाता है। वो बहुत अमेजिंग है और सारे वीक हिटमैन उससे बहुत ज्यादा डरते भी हैं। लेकिन एक दिन जब वो स्टोर पर अपने घर का कुछ सामान लेने जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की को देखते ही साकोमोटो प्यार में पड़ जाता है। अब वो रिटायर हो चुका है, दोनों लोगों की शादी भी हो चुकी है और अब उनका एक बच्चा भी होता है। हमारा साकोमोटो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है और वो टोक्यो में एक स्टोर चला रहा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक हिटमैन का पास्ट उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। शिन नाम का एक व्यक्ति काफी समय से साकोमोटो को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसको उनकी दुकान का बोर्ड दिख जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि साकोमोटो अपनी दुकान पर बैठे बैठे मस्त आराम कर रहा है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी मौजूद है जिसका नाम एओई है। आई डोंट नो, अजीब सा नाम है बट एओई है। साकोमोटो की दुकान पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। तभी साकोमोटो की वाइफ कहती है कि आजकल ये बच्चा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आने लगा। तभी वो बच्चा साकोमोटो की शॉप की वॉल पर एक टारगेट ड्रॉ करता है और कहता है कि अगर मैं इसको हिट कर दूंगा तो साकोमोटो मुझे फ्री में जूस देंगे। लेकिन उस बच्चे से टारगेट मिस हो जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ। जैसे ही वो एरो को टारगेट को उठा रहा होता है तो वो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी की व्हाइट पैंट पर पेंट गिर जाता है। वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, देखो तुमने मेरी व्हाइट पैंट के साथ क्या किया। तभी साकोमोटो की वाइफ पैनिक हो जाती है और वो कहती है, हनी अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। वो आदमी बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी साकोमोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। साकोमोटो के हाथ में एक पेन होता है, उस पेन को वो उस आदमी की गर्दन में मारने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी चुपचाप साकोमोटो की दुकान से चला जाता है। बच्चा रोते रोते साकोमोटो को थैंक यू बोलता है और साकोमोटो मन में सोच रहा था कि कैसे मैंने अभी इस आदमी को मार ही दिया होता। और तभी शीन आकर उस काउंटर पर बैठ जाता है और सब कुछ देख रहा होता है वो। तभी शीन कहता है, वेल डन, मैंने सब कुछ देखा, कैसे तुमने उस आदमी की कैरोट आर्टरी पर अटैक किया और बहुत ज्यादा टाइम हो गया मिस्टर साकोमो आपसे मिले हुए। और शिन के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो ये होती है कि जैसे ही वो किसी दूसरे इंसान को देखता है तो वो उस इंसान का माइंड रीड कर सकता है और सामने वाला इंसान फ्यूचर में क्या करने वाला है ये उसे उस आदमी को देखते ही पता चल जाता है। शिन साकोमो का माइंड रीड कर लेता है और पहले ही पीछे हट जाता है। वो देखता है कि साकोमोटो उसे मारने वाले होते हैं तो शिन कहता है, आपको मुझे देखते ही सबसे पहला ख्याल मुझे मारने का ही आया, ऐसा क्यों? मैं शिन हूँ जो आपके साथ पहले काम करता था, आप क्या मुझे भूल गए? दोनों शिन और साकोमोटो शांति से बैठ जाते हैं और शिन कहता है, अच्छा तो सारी अफवाह सच है, आपने हिटमैन की जॉब छोड़ दी और एक नॉर्मल स्टोर चला रहे हो आप। अरे आप एक काम करो ना, वापस हिटमैन वर्ल्ड में आ जाओ यार, क्या यहाँ रहकर कुछ भी तो नहीं होगा, आपकी सारी स्किल्स बस वेस्ट ही हो रही है यहाँ पे, आप मोटे भी होते जा रहे हो, एक काम करो साकोमोटो आ जाओ। तो साकोमोटो से साफ साफ मना कर देता है और शिन कहता है, मैं और बहुत सारे लोग आपसे डरते हैं या फिर डरते थे, आप लेजेंड थे। साकोमोटो उसे प्रॉपरली इग्नोर कर देता है और नूडल्स का पैकेट उठाता है, उसको खोलता है और खाने लग जाता है। फिर शिन कहता है, पहले तो आप सिर्फ हेल्दी खाना खाते थे। उसके बाद शिन वापस ये पूछने लग जाता है, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ? वो लाइटर से सिगरेट जलाने वाला होता है, इतने में अचानक से साकोमोटो एक कटर से सिगरेट को काट देता है और वॉल की तरफ इशारा करता है। वॉल पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। शिन साकोमो को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। साकोमो भले ही मोटे हो गए हों लेकिन शिन को अभी भी एक सेकंड में किल कर सकते हैं। और तभी एक पर्सन साइकिल पर साकोमो की हेल्प मांगने आ जाता है और शिन को ये देखकर अभी भी लग रहा होता है कि साकोमोटो किसी तरीके से हिटमैन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साकोमोटो अपने टाउन का चहेता बन चुका है, वो लोगों की छोटे बड़े कामों में मदद करता है। साकोमोटो ने अपने आप को सोसाइटी में ढाल लिया है। ये देखकर शिन बहुत डेस्परेट होकर कहता है, साकोमोटो एक जोक है और मैं फिर से आऊंगा, कहकर वहाँ से निकल जाता है। शिन अपनी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है, भले ही मिस्टर साकोमोटो मोटे हो गए हैं लेकिन वो अभी भी मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं और उनके पास अमेजिंग स्किल्स तो हैं ही। तभी शिन के बॉस का कॉल आता है शिन के पास। बॉस शिन से पूछता है, क्या तुमने साकोमोटो को मना लिया वापस से हिटमैन के वर्ल्ड में आने के लिए? शिन मना कर देता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो वो पूछता है, तो क्या तुमने उसे मार दिया? शिन पूछता है, क्या ऐसा करना जरूरी है बॉस? फिर उसका बॉस कहता है, तुम्हें पता नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, जो भी जॉब को छोड़कर जाता है वो मारा जाएगा और साकोमोटो ने ये रूल तोड़ा है। अगर तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो तो बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं काम करवाने के लिए, जल्दी से अपनी जॉब को फिनिश करो वरना तुम भी मारे जाओगे। अब शिन के पास कोई भी चारा नहीं है और ना ही चॉइस है। अगले दिन फिर से शिन साकोमोटो की शॉप पर पहुंच जाता है। शॉप के बाहर साकोमोटो की वाइफ और वो बच्चा खड़े हैं। साकोमोटो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो बच्चा शिन को अपने साथ खेलने के लिए कहता है लेकिन शिन मना कर देता है। शिन अपनी गन निकालता है, उस पे सप्रेसर
पत्थर लगाता है और साकोमोटो की ओर फायर कर देता है। साकोमो एक खांसी की गोली खा रहा होता है, वो उस गोली को बुलेट की तरफ फायर कर देता है, जिसकी वजह से बुलेट रिफ्लेक्ट हो जाती है। कि बचने के लिए साकोमोटो शॉप की सेल्फ के पीछे छुप जाता है। शिन अपने पिस्टल को रीलोड करता है और देखता है साकोमोटो गायब है। साकोमोटो एक रबर बैंड को यूज करते हुए कफ ड्रॉप शिन की तरफ फायर कर देता है, जिसकी वजह से कुछ विंडो शटल्ड हो जाती हैं। तभी साकोमोटो शिन के ऊपर क्रीम पफ फेंक देता है, जिसकी वजह से शिन का फेस क्रीम पफ में कवर हो जाता है। पीछे से आकर साकोमोटो उसे जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से शॉप के सारे शेल्फ टूट जाते हैं और लिटरली शिन बेहोश हो जाता है। इतनी जोर से किक मारी थी उस बंदे ने। अब शाम हो चुकी है। शिन उठ जाता है और पूछता है मैं कहाँ पर हूँ। मिसेस साकोमोटो और उसकी बेटी होती है वो शिन को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये साकोमोटो शॉप की सेकंड फ्लोर है। मिसेस साकोमो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिन को कोई भी अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है। शिन को शक होता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस हिटमैन होने की वजह से उसे पता है कैसे जहर से बचना है। इसलिए शिन खाना खा लेता है और उसे अलग ही एहसास होता है। उसने ऐसा खाना पहले कभी भी नहीं खाया था। उसे सुकून महसूस होता है। अब शिन को एहसास हो गया है कि साकोमोटो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। शिन साकोमोटो को थैंक यू बोलता है और साकोमोटो फिर से शिन को आने के लिए इनवाइट करता है कि खाना खाने के लिए आओ। शिन को यहाँ पर पता चल जाता है कि अब वो साकोमोटो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन एक वेयर हाउस में बहुत सारे हिटमैन असेंबल हो जाते हैं। वहीं पर शिन और शिन का बॉस भी मौजूद होता है। शिन उसे बताता है कि वो अपनी जॉब को पूरी करने में फेल हो गया, असफल हो गया। शिन अपने पीस पर झुक जाता है और रिक्वेस्ट करता है प्लीज साकोमोटो को कुछ मत करो। बॉस पूछता है तुम साकोमोटो को क्यों डिफेंड कर रहे हो। तो शिन कहता है उनकी प्यारी सी फैमिली है। बॉस कहता है साकोमोटो को मरना ही होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया था और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल तोड़ा है। तो शिन कहता है उनकी जगह पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ प्लीज। तभी शिन कहता है तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया है। तभी शिन बॉस की तरफ गन पॉइंट कर देता है। बॉस सभी हिटमैन को शिन को मारने का ऑर्डर देता है। साकोमोटो शिन की सभी बातें एक स्पीकर के थ्रू सुन रहा था। वो अपने गले की चाबी लगाता है और अपनी एक वेपन की इन्वेंट्री खोलता है और एक गन को रिलोड करता है। तभी वेयरहाउस की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी एंट्री होती है साकोमोटो की। साकोमोटो इलेक्ट्रिक गन से तीनों हिटमैन को बेहोश कर देता है। बॉस सभी हिटमैन को साकोमोटो को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लिटरली शिफ्ट हो गया उसका पॉइंट। अब सभी के सभी हिटमैन साकोमोटो को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। साकोमोटो स्पीड से आता है और एक मेंबर की गन को ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से एक पंच उसके चेहरे पर तेजी से मार देता है, जिससे वो उसी समय बेहोश हो जाता है। दूसरे मेंबर के हाथ से नाइफ छीन लेता है और अपनी एल्बो से उसे भी घायल कर देता है। तीसरे हिटमैन की गन साकोमोटो अपनी नाइफ से काट देता है और रोटेशन लेते हुए वो बॉस को भी घायल कर देता है। शिन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो कहता है तो ये है लेजेंड हिटमैन साकोमो। शिन साकोमो से पूछता है आपको कैसे पता चला इस लोकेशन के बारे में। साकोमो शिन को उसकी गन पकड़ा देता है वापस से और एक माइक भी पकड़ा देता है। कल एक सीन हुआ था कि शिन और साकोमोटो होते हैं साथ। तो साकोमोटो कहता है कल से आ जाना मेरी शॉप पर 800 विदाउट ओवर टाइम और 850 विद ओवर टाइम। साकोमोटो का परिवार शिन के काम से बहुत खुश है। शिन लोगों के माइंड को रीड करते करते उन्हें सामान जो भी चाहिए होता है वो उसे दे देता है। वो शरारती बच्चा फिर से साकोमोटो की शॉप पर आ जाता है और बार बार शिन को परेशान करने लगता है। पहले तुम क्या काम करते थे। साकोमोटो शिन को वार्न करता है कि किसी को भी मत बताना कि हम पहले क्या काम करते थे। इसलिए शिन बताता है कि हम कुछ क्लिनिक से काम करते थे। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकोमोटो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और शिन हमेशा की तरह उसकी तारीफ कर रहा है। शिन कहता है मैंने आज तक साकोमोटो से बेहतर क्लोज कॉम्बैट फाइटर नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद आप बेस्ट हो। साकोमोटो शिन को बार बार काम करने को कहता है, लेकिन शिन फिर भी उसकी तारीफ करने में लगा रहता है। वो बार बार उस इंसिडेंट का जिक्र करता रहता है जिसने साकोमोरी से मारने का काम शुरू कर दिया। साकोमोटो इनकार करता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिसेस साकोमोटो कहती है तुम्हें पता है ना फैमिली रूल तोड़ने का मतलब है हमारे बीच डिवोर्स। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साकोमोटो शिन की इस हरकत से बहुत गुस्से में होता है और उसे मारने की सोचता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और पीछे हटकर कहता है आपने फिर से मुझे मारने की क्यों सोची। साकोमोटो कहता है शॉप में ऐसी बातें मत किया करो। मिसेस साकोमोटो अपनी फ्रेंड के साथ घर का सामान लेने आई हुई है और वो आज सुबह के झगड़े के बारे में बात कर रही होती है। वो रिग्रेट कर रही होती है कि उन्हें अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। दोनों फ्रेंड एक दूसरे को बाय बाय करती हैं और मिसेस साकामोरी बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो पेट्रोलिंग कर रहा है। वो कहता है तुम लोग भी ध्यान रखा करो। तो शिन कहता है अरे हमारी शॉप पर कहाँ चोरी हो सकती है, हमारी शॉप तो सबसे ज्यादा सेफ। बुढ़ा पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है। शिन और साकोमोटो शॉप का शटर बंद करते हैं, डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जिस बस
बस में मिसेस साकोमोटो बैठी होती हैं, वो बस हाईजैक हो चुकी है। लेकिन मिसेस साकोमोटो को हाईजैकिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आइसक्रीम के मेल्ट होने की फिक्र। शिन साकोमोटो से उनके फैमिली रूल्स के बारे में पूछता है, तभी एक बस उनकी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आती है और उनकी तरफ से उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर जाती है। तो साकोमो बोलते हैं ये बस पक्का हाईजैक हो चुकी है और इसमें आई भी फंसी हुई है। बस में हाईजैकर सभी को बताता है कि कैसे उसकी फेवरेट मांगा कैंसिल हो गई है और अब वो उस मैगजीन कंपनी की बिल्डिंग को उड़ा देगा, जिससे सब लोग मारे जाएंगे। वो हाईजैकर मिसेस साकोमोटो को देखता है और पूछता है तुम मरने वाली हो और इतनी शांत कैसे हो। मिसेस साकोमोटो कहती हैं ऑफ कोर्स वो मुझे आकर बचा ही लेंगे। तो दूसरा हाईजैकर बोलता है ये शायद डर के मारे पागल हो चुकी है। शिन और साकोमोटो बहुत स्पीड से उस बस का पीछा कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। शिन बोलता है हमारी पहली प्रायोरिटी है लोगों को रेस्क्यू करना और दूसरी ये है कि हमारी आइडेंटिटी किसी को भी पता ना चले। तो साकोमोटो एक प्रायोरिटी और ऐड करते हुए बोलता है कि किसी को मार भी नहीं सकते। शिन पूछता है मैंने वेयर हाउस में भी देखा था कि आप लोगों को ना मारने के लिए इतना केयरफुल क्यों हो। अब हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओई 21 साल की है और तारो 22 साल का है। क्रिसमस का दिन है। साकोमोटो ओई के लिए गिफ्ट लाया हुआ है, लेकिन ओई बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसकी जॉब को लेकर वो खुश नहीं है। वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती है बहुत हो गया। फिर वो एक ब्रिज से कूद जाती है। साकोमोटो उसे देखकर पैनिक में आ जाता है और बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। पूरा टाउन स्नो से कवर है। विंटर के मौसम की वजह से दोनों की जान बच जाती है। ओई साकोमोटो से कहती है देखा तुमने, अगर मैं मर जाती तो तुम कितने ज्यादा दुखी हो जाते। जैसे तुम मुझे बचाना चाहते हो वैसे सभी लोगों के पास कोई ना कोई होता है उन्हें बचाने के लिए, उनकी फिक्र करने के लिए। इसलिए तुम मुझे आज प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी नहीं मारोगी। अब ये हमारा रूल है। अब तक जितने भी गलत काम किए हैं उनका भुगतान करने के लिए तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों मिस्टर और मिसेस साकोमोटो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे। साकोमोटो कहता है हमें किसी को भी नहीं मारना है और अब से हम टेलीपैथिकली ही बात करेंगे। शिन बाइक को बस के ऊपर लैंड करा देता है और अपना चेहरा जैकेट से कवर कर लेता है। शिन साकोमोटो को भी अपना चेहरा कवर करने के लिए कहता है, तभी उनके सामने अचानक से क्रॉस ब्रिज आ जाता है। उससे वो लोग टकराने वाले होते हैं, लेकिन शिन बाइक से कूद जाता है और झुक जाता है, जबकि साकोमोटो ब्रिज के ऊपर से ही कूद जाते हैं। साकोमोटो रूफ टॉप से कूद कूद कर बस का पीछा कर रहा होता है और वो लिटरली भाई बस को भी पीछे छोड़ देता है। रूफ टॉप्स पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो सीधा उनके मास्क को ले लेता है, छीन लेता है। शिन बस की साइड विंडो को तोड़कर बस के अंदर घुस जाता है। वो एक हाईजैकर की गर्दन मरोड़ कर उसे पैरों से नॉक कर देता है और दूसरे हाईजैकर को अपने हाथों से नॉक कर देता है। शिन बस को रोकने का ऑर्डर देता है। दोनों हाईजैकर अब बेहोश हो चुके हैं और ड्राइवर बस को रोक नहीं सकता क्योंकि उसे चैन से बांध दिया गया था। शिन साकोमोटो को सिग्नल देता है कि बस यहाँ से नहीं रुक पाएगी। तभी साकोमोटो स्पाइडरमैन की तरह बस के सामने आता है। बस स्टॉप का सिग्नल लिटरली उखाड़ के और बस के आगे अटका देता है, जिससे बस वहीं के वहीं रुक जाती है। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मास्क वाला आदमी कौन है और उस समय साकोमोटो बस के अंदर घुसता है और ओई से मिलता है। ओई सुबह की बात के लिए सॉरी बोलती है और साकोमोटो ओई को फैमिली रूल्स के बुक की आर्टिकल नंबर 12 याद दिलाता है। ओई कहती है हाँ मुझे याद है, जब भी हम दोनों के बीच में कोई फाइट होगी तो मुझे रात का स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं वो बनाऊंगी। बस की खबर मीडिया और पूरे टाउन में फैल चुकी है बुरी तरह सभी लोगों के पास और सभी लोग अफवाहें बना रहे हैं कि वो मास्क वाला आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर साकोमोटो की फैमिली भी हैरान हो जाती है। शिन साकोमोटो की नो किलिंग पॉलिसी से इंस्पायर हो चुका है। शिन की यह बात सुनकर साकोमोटो कहता है अब से तुम भी साकोमोटो हाउस होल्ड का एक हिस्सा हो। ये लो रूल बुक, अगर तुमने इसमें से एक भी रूल तोड़ा तो तुम मारे जाओ। साकोमोटो और फेस्टिवल में आए हुए हैं। शिन राइफल से प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार फेल हो रहा है। वो टारगेट मिस कर देता है। फिर साकोमोटो ट्राई करता है और सारे प्राइज जीत लेता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है? तुमने नो पार्किंग जोन में पार्क कर रखी है। पुलिस ऑफिसर का नाम नकास है। शिन बोलता है सॉरी हम डिलीवरी देने गए थे इसलिए भूल गए। नकास साकोमोटो को डांटने लगती है। तभी शिन की नजर एक जगह पड़ती है जहाँ पर मास्क मैन की इंफॉर्मेशन छपी होती है। नकास उनसे पूछती है क्या तुम्हें इस मास्क मैन के बारे में कुछ पता है जिसने बस को हाईजैक होने से बचाया था? तो शिन बोलता है हाँ हमने भी सुना है उसके बारे में। ऑफिसर कहती है मैं उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि उसने थोड़ा बहुत वॉयलेंस किया था, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। साकोमोटो शिन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। शिन चलते हुए कहता है कम से कम कोई पैसेंजर तो इंजर्ड नहीं हुआ था, चलो हम निकलते हैं अपने डिलीवरी के लिए। नकास अचानक से कहती है तुम्हें कैसे पता कोई इंजर्ड नहीं हुआ? ये इन्फॉर्मेशन तो हमने पब्लिक में रिलीज भी नहीं की। शिन कहता है ये तो बस मेरा मानना है कि सब ठीक होंगे। I mean, वहाँ पर कुछ ओल्ड पीपल भी थे ना। नकास कहती है ओल्ड पीपल? तुम्हें इसके बारे में
बहुत कुछ पता है। साकोमोटो मन में बोलता है बोलना बंद करो। तभी नकाश अपने ऑफिस में कॉल लगा देती है और कहती है मुझे 2 लोग सस्पिशियस दिख रहे हैं। साकोमोटो और शिन बचकर भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस ऑफिसर नकाश भी उनका पीछा करती है। साकोमोटो और शिन आसपास छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड पर आगे नया वेट पेंट हुआ है। दोनों उस पर कूद कर निकल जाते हैं, लेकिन ऑफिसर नकाश वहाँ पर फिसल जाती है। दोनों बचकर एक शॉप में छिप जाते हैं। तभी नकाश की मुलाकात उस बुढ़े ऑफिसर से होती है। फिर वो उससे जॉब के बारे में पूछता है, तुम एक हार्ड वर्कर हो तो क्या तुम इस जॉब के लिए कंफर्टेबल हो? तो वो कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो बुढ़ा ऑफिसर पूछता है तुमने जॉब रिक्रूटमेंट के टाइम टॉप किया था ना, तो तुम्हारी प्लेसमेंट इस छोटे से टाउन में कैसे हो गई? तो नकाशा कहती है मैं पहले यहाँ पे ही रहती थी, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर भी एक दूसरे को गुड इवनिंग कर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी नकाश उसे बचाने की कोशिश करती है। बचाने के चक्कर में वो एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी के हाथ से ड्रग्स का पैकेट गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकोमोटो दिखाया जाता है जो वापस से अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो बुढ़ा ऑफिसर उनके घर पर आ जाता है और कहता है डिनर के टाइम आने के लिए माफ करना, लेकिन जो दिन में न्यू ऑफिसर तुम्हारा पीछा कर रही थी वो अभी तक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने नहीं आई है। कहीं अभी भी वो तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रही है? क्या तुमने उसे देखा है? तो साकोमोटो की बेटी हाना कहती है वो लेडी को मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं रास्ता भटक गई थी तो उन्होंने मेरी मदद की थी और मुझे आइसक्रीम भी दी थी। तो साकोमोटो कहता है चलो यही टाइम है रात का खाना बचाने का। अब दोनों उस ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि उस लेडी ऑफिसर्स को एक गैंग लीडर रिकी ने किडनैप कर लिया है। वो गैंग लीडर नकाश से पूछता है देखो मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ड्रग्स के साथ देख लिया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास गन है? और वो कहती है मेरे पास गन तो है लेकिन मैं उसका यूज नहीं करूंगी। सभी गैंग मेंबर्स उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ऑफिसर पागल हो गई है हमसे बिना गन लड़ने की बात कर रही है। साकोमोटो शिन से पूछता है तुम्हें कुछ पता लगा? शिन एक खंबे पर बैठा हुआ होता है और बताता है कि एक खाली फैक्ट्री से बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। साकोमोटो रोजर बोलता है। तभी शिन फैक्ट्री के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और अब फैक्ट्री के अंदर धुआं हो गया है और किसी भी गैंग मेंबर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी साकोमोटो और शिन फैक्ट्री के अंदर एंट्री कर देते हैं। वहाँ पर शिन साकोमोटो को सभी गैंग मेंबर्स की पोजीशन बताता है। साकोमोटो सभी को नॉकआउट करता रहता है और लगे हाथ शिन भी एक आधे को निपटा ही देता है। नकाश को कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तभी एक गैंग लीडर वहाँ आकर नकाश को पकड़ता है और मारने वाला होता है। तभी साकोमोटो वहाँ पर आता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। गैंग लीडर वहीं के वहीं नॉकआउट हो जाता है। साकोमोटो नकाश की आंख की पट्टी खोल देता है, लेकिन नकाश उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि साकोमोटो अब बहुत पतला हो चुका है जैसा वो 5 साल पहले दिखता था। शिन उसे देखकर लिटरली हैरान हो जाता है। तभी शिन कहता है साकोमोटो ने आज मास्क नहीं पहना है और साकोमोटो कहते हैं चलो भागते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नकाश को वो आदमी देखा हुआ लगता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। नेक्स्ट डे साकोमोटो फिर से खा खाकर अपने आप को मोटा कर लेता है, मोटा हो जाता है और शिन सोचने लगता है इनकी बॉडी क्या है यार, इतनी सारी कैलोरीज इन्होंने रात रात में कैसे बर्न कर ली। नकाश भी अपने आप पर बहुत गुस्सा होती है और वो वेट ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही होती है और यहाँ पर साकोमोटो की वाइफ भी साकोमोटो को डांटने लग जाती है इतना ज्यादा खाना खाने के लिए। शिन भी कहता है कि आप पतले ही ज्यादा अच्छे लगते हो और इसके बाद शिन और साकोमोटो निकिता चाइना टाउन जाते हैं। शिन साकोमोटो से पूछता है हम यहाँ दुकान के लिए स्टॉक लेने आए हैं। तभी अचानक से एक लड़की ऊपर से साकोमोटो के ऊपर गिर जाती है और उसके सारे पोर्क बस मैश हो जाते हैं। उस लड़की का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। तभी एक बंदा उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और आगे से एक बंदा उसकी गर्दन काटने वाला होता है और उसी टाइम साकोमोटो एक चिमटे से उसका नाइफ पकड़ लेता है और तोड़ देता है और लिटरली शिन उस टाइम पर एक टेलीफोन बूथ उखाड़ कर उसके सर पर मार देता है और वो लड़की अपने मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से, तकनीक की वजह से एक को नॉकआउट कर देती है। शिन और साकोमोटो सोच रहे हैं कौन है ये लड़की। तभी बहुत सारे लोग उस लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं। साकोमोटो उस लड़की को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से बचा कर निकाल देता है और शिन यहाँ पर बोलता है कि आजकल ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ कुछ ज्यादा नहीं होने लग गए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो लोग वापस लौट जाते हैं और एक आदमी को रिपोर्ट कर देते हैं कि वो लड़की 2 लोगों के साथ बचकर निकल गई है। उस आदमी का नाम है वोंग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है और उनकी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा निराश है और कहता है कि हमने उस लड़की के पेरेंट्स को भी मार दिया है, अगर वो लड़की बचकर भाग जाएगी तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। वो आदमी चेयरमैन से माफी मांगता है और कहता है
इस बार हम उस लड़की को पकड़ ही लेंगे। तभी वहाँ पर एक गंजा आदमी आता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वो मरे हुए आदमी के कटे हुए सिर को उठाकर अपने भाई की तरफ दिखाते हुए कहता है, देखो ये अभी भी सांस ले रहा है। उसका भाई कहता है, बेवकूफ, लाशों के साथ खेलना बंद करो जैसे कि वो कोई टॉय हो। ये दोनों भाई ट्विन असीन है। गंजे वाले का नाम बॉन्च है और बड़े वाले का नाम सही है। तभी वो चेयरमैन उन दोनों भाइयों से कहता है, उस लड़की के पास एक चाबी है और वो चाबी मुझे चाहिए, मुझे लाकर दो और उस लड़की को मार ही दो तुम लोग। अगर वो चाबी मुझे मिल जाती है तो मैं ब्लैक मार्केट का राजा बन जाऊंगा। गंजा असास चेयरमैन से पूछता है, अगर हमारे रास्ते में कोई भी आया तो क्या हम उसे मार सकते हैं? शिन, साकोमोटो और वो लड़की लोगों की रूफटॉप्स के ऊपर से कूद कूद कर बच बच कर भाग रहे थे। तभी वो लड़की रिवील करती है कि वो चाइना टाउन की बहुत फेमस लू फैमिली से है। शिन पूछता है, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो वो लड़की बताती है, उनको यह चाबी चाहिए जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी। तो शिन कहता है, अपनी जान गंवाने से बेहतर है तुम ये चाबी उन्हें दे ही दो। तो लड़की कहती है, मेरे पेरेंट्स ने इस चाबी की प्रोटेक्शन अपनी जान से बढ़कर की थी, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी, वरना मरने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तो शिन पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने मार डाला है? तो वो लड़की कहती है, तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी साकोमोटो शिन को पकड़कर वहीं छत पर रोक लेता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। साकोमोटो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें पोर्क बस बनाने आते हैं? तो वो लड़की कहती है, हाँ हाँ, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। अब साकोमोटो शॉप के सारे काम छोड़कर उस लड़की की मदद करना चाहता है। साकोमोटो उस लड़की से पूछता है, क्या यह सब निपट जाने के बाद तुम मेरे लिए कुछ पार्क शॉप बस बना दोगी? लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आता है कि साकोमोटो क्या कहना चाहता है। और तभी अचानक से वो दोनों असास आ जाते हैं और एक असास साकोमोटो को किक मारकर दूसरी बिल्डिंग तक फेंक देता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों भाई सीरियल किलर्स हैं जो पैसा लेकर किसी को भी मार सकते हैं और मरे हुए लोगों का सिर काटकर अपने घर पर ले जाते हैं और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। तभी शेन उनके दूसरे भाई शनी को पंच मारने वाला होता है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमने तुम्हारे बडी को मारा इसलिए तुम ज्यादा ही गुस्से में आ रहे हो। तो शिन रिस्पॉन्स में कहता है, बडी को मार दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, तुम साकोमोटो को नहीं जानते हो, तुम इस काम में अभी बच्चे हो। बॉन्च उस लड़की के पीछे जाकर उसको मारने की कोशिश करता है। तभी साकोमोटो आकर उसे एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिर देता है और उस पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उस पंच की वजह से जमीन पर एक क्रैक आ जाता है और वो पूरी छत टूट जाती है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। दोनों भाइयों को अब साकोमोटो की पावर का पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सनी उस लड़की को बोलता है, मुझे चाबी दे दो लड़की, और लड़की साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मैं इस चाबी को देने की जगह मरना पसंद करूंगी। तो वो आदमी कहता है कि सेम बात तुम्हारे पेरेंट्स ने भी की थी, तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा इस चाबी की फिक्र है। और लू एकदम गुस्से में आ जाती है और उन्हें मारने के लिए भागती है। तभी साकोमोटो आकर उसे रोक लेते हैं। शिन उस लड़की से बोलता है, तुम इन लोगों की बातों में मत सुनो, उन लोगों की बातों में आओ मत तुम। तभी वो लड़की बताती है, ये जिस सेफ की चाबी है उसमें हमारा फैमिली ट्रेजर है और इसी फैमिली ट्रेजर को बचाते हुए मेरे फादर भी मारे गए। सनी उस लड़की की तरफ देखता है और बहुत स्पीड से एक चाकू फेंकता है और तभी साकोमोटो उस चाकू को कैच कर लेता है। सनी साकोमोटो को इस लफड़े में ना पड़ने के लिए वार्निंग देता है और कहता है, मैं इस लड़की को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। और साकोमोटो जवाब देते हैं, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? दोनों भाई अपना हथियार निकालते हैं और बहुत स्पीड से अपनी टेक्निक टोफू स्क्रैबल का यूज करते हैं और साकोमोटो को स्लैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकोमोटो सभी स्लैशेस को डॉज कर लेता है और दोनों भाई सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बंदा इतना मोटा है और फिर भी इन स्लैशेस से कैसे बच गया। और अब दोनों भाई अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करने वाले होते हैं कि तभी साकोमोटो एक मटका गंजे असास के सर पर फोड़ देता है और सनी के वेपन को पैन मारकर तोड़ देता है। सनी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और उस लड़की की तरफ हमला करने के लिए भागता है। शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और एक रस्सी लेकर उसका गला बांधकर जमीन पर पटक देता है। फिर साकोमोटो एक फ्रिज लेकर सनी के पेट पर पटक देता है और अब दोनों भाई चारों खाने चित हो चुके हैं। उस लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और वो उनसे पूछती है, आखिर तुम लोग हो कौन? तो रिस्पॉन्स में साकोमोटो कहते हैं, हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी शॉपकीपर्स हैं। वो चेयरमैन उस ट्रेजर वाली सेफ को अपने बिल्डिंग में ले आया है और इंतजार कर रहा है उन दोनों असास के चाबी लाने का। तभी तीनों, साकामोरी माफी मांगने से मुझे मेरे पेरेंट्स वापस नहीं मिल जाएंगे, और वो लड़की उस चेयरमैन को बहुत बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देती है। और शिन भी कहता है, लगे हाथ एक आध मैं भी निपटाई देता हूँ। साकोमोटो शिन को वार्निंग देता है और वो लड़की भी कहती है, बहुत हुआ, अगर मैं ऐसे ही बदला लेने में लगी रहूंगी तो ये लफड़ा कभी भी खत्म ही नहीं होगा। और मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाया है, सबसे बढ़िया रिवेंज है खुशियों से भरी जिंदगी जीना। तभी वो लड़की उस चाबी से उस सेफ को खोलने की कोशिश करने लगती है। शिन उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो चाइनीज? वो लड़की कहती है, मुझे चाइनीज बोलना बंद करो, मेरा नाम लू है। लू सेफ को खोल देती है और साकोमोटो और शिन एकदम से अंदर घुस जाते हैं। वो रूम
पूरा गोल्ड सिल्वर खजाने और ज्वेलरी से भरा पड़ा था। तभी शीन की नजर एक बुक पर पड़ती है। उस बुक में सभी हेड मेंबर्स की फेवरेट खजाने के बारे में लिखा हुआ था। लू भी खोजने लग जाती है कि मेरे पापा का क्या खजाना हो सकता है। तभी उनकी नजर एक शराब की बोतल पर पड़ती है। उस बोतल पर एक लेटर भी बना हुआ था। लू उसे पढ़ती है और बताती है कि उसके पापा ने लिखा था कि जब लू बड़ी हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ इस शराब को पिएंगे। शिन उससे पूछता है क्या लिखा हुआ है उस लेटर में, तो लू कहती है कुछ नहीं, बस ये दुनिया की सबसे टेस्टी शराब है और तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की है आज, इसलिए मैं तुम दोनों को भी एक एक ग्लास दे दूंगी। साकोमोटो अपने बन निकालता है और तीनों वहीं पर खाने लग जाते हैं और लू भी साकोमोटो की दुकान पर काम करने के लिए पहुंच जाती है। तो शिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पास फैमिली ट्रेजर है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। लू कहती है मैं अपने फैमिली ट्रेजर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना, तुम जानते हो मैं इसे सेफ रखना चाहती हूँ। शिन लू को दुकान की काम समझाने लग जाता है। इसके अगले दिन भी लू साकोमोटो की शॉप पर काम करने के लिए आई हुई है। तो शिन उसे बोलता है तुम काम के लिए इतनी लेट क्यों आई हो। तो लू बोलती है इतना गुस्सा क्यों हो यार, मैं थोड़ी सी तो लेट हूँ। तो शिन बोलता है तुम्हारे लिए 2 घंटे थोड़ा सा लेट होता है। तो लू बोलती है मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो शिन बोलता है तुमने पजामा और जैकेट ही तो पहनी हुई है, मुझे लग रहा है पहले तुमने कहीं पर भी काम नहीं किया है। तो लू बोलती है मैंने किया है काम, मैंने अपने पापा के साथ मिस्टीरियस बैग दफनाने की मदद की थी। तो शिन क्या करता है साकोमोटो से लू को फायर करने के लिए बोलता है और कहता है कि ये हमारी शॉप का पीसफुल माहौल खराब कर रही है। और साकोमोटो दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलता है शिन ऐसे लोगों से बात करना अच्छा नहीं होता, और लू जब भी तुम लेट आती हो तो लोगों को सॉरी बोलो। साकोमोटो बोलता है ऐसे कबूतर की तरह क्या देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ राइफल की बुलेट में शूट कर दिया गया हो। अपनी सुबह की सारी ड्यूटीज पूरी करो। शिन तुम्हें काम करो, बाहर की सफाई करो, और लू तुम पोर्क बस का स्टॉक पूरा करो। तो लू बोलती है बॉस आप ज्यादा ही बातचीत नहीं कर रहे हैं। और शिन भी कहता है मैंने भी आज तक इन्हें इतना बात करते हुए देखा नहीं है। तो साकोमोटो बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे किसी से रूडली बात करना ठीक नहीं है, तुम मरना चाहते हो। दोनों सोचने लग जाते हैं कि इनकी बातें ही नहीं, इनकी तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। तभी एक और साकोमोटो के जैसे दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है और साकामोरी शॉप पर क्या कर रहे हैं। तभी पहला वाला साकामोरी अपना एक कटर निकालता है और उसकी गर्दन के सामने लगा देता है। पहला वाला साकामोटो अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। रियल वाला साकामोटो जिसके हाथ में कटर होता है वो कहता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और इस समय वो बंदा अपने रियल फेस में आ जाता है और कहता है अभी भी तुम पहले की तरह ही हो साकोमोटो। शिन नोटिस करता है कि इस बंदे ने सिर्फ अपना फेस ही नहीं चेंज किया, साथ में मुझे भी उल्लू बना दिया, इसके थॉट्स रीड ही नहीं कर पाया। वो बंदा दोनों शिन और लू पर हंसने लग जाता है और बताता है कि मेरा नाम नागमो है और मैं रोड की दूसरी तरफ एक सुपरमार्केट पर काम करता हूँ। मैं और साकोमोटो दोनों ही दोस्त हैं। तभी लू बोलती है वहाँ पर तो कोई सुपरमार्केट है ही नहीं। नागमो झूठ बोल रहा होता है और उसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं करता। नागमो 27 साल का है जिसने साकोमोटो के साथ काम भी किया हुआ था। शिन और लू नागमो को चेयर पर बांध देते हैं। नागमो बताता है कि साकोमोटो को मारने के लिए 1 बिलियन येन का प्राइस रखा गया है। शिन बोलता है 1 बिलियन येन, तुम फिर से झूठ बोलने लगे ना, तुम्हारी बात पर तो कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। नागमो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ और ये कल के असीन कॉन्फ्रेंस में डिजाइन हुआ है। तभी एक पिज्जा डिलीवरी वाला पिज्जा लेकर साकोमोटो की शॉप पर आ जाता है और साकोमोटो को डिलीवर कर देता है। साकोमोटो मस्त अपना पिज्जा खाने लगता है। तभी वो पिज्जा वाला अपना पिज्जा कटर निकालता है और नागमो की तरफ पॉइंट कर देता है और इस पिज्जा वाले का नाम है नकाजिमा जो कि एक असीन है। नकाजिमा नागमो को मारने की धमकी देने लगता है और साकोमोटो से कहता है ऐसे लेजी लोगों की तरह पिज्जा क्या खा रहे हो, आकर अपने फ्रेंड को बचाओ। नागमो अचानक से अपनी रस्सी खोल देता है और बहुत स्पीड में पिज्जा वाले की गर्दन पकड़ता है और मरोड़ देता है और बोलता है देखा मैं असीन के बारे में सच बोल रहा था। साकोमोटो नागमो से उस पिज्जा वाले को मारने के लिए मना कर देता है। तो नागमो कहता है अभी भी तुम्हारी नो किलिंग पॉलिसी चालू है, तुम्हें क्या लगता है इस पॉलिसी के चलते तुम मुझसे और सब असीन से बच जाओगे। नागमो की ये बात सुनकर साकोमोटो, लू और सिन सब अलर्ट हो जाते हैं। तो नागमो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, आपके असैसिन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं लोगों को असैसिन होने से बचाता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अरे आपको तो पता है साकोमोटो, हम दोनों ने तो साथ में काम भी किया हुआ था। फिर साकोमोटो बोलता है हमारे मरने से किसी को क्या फायदा होगा। फिर नागमो बोलता है हमारा काम ऑर्डर्स को मानना है, उन पर सवाल उठाना नहीं, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो और दाशोकोई के रमन से आपने पंगा ले लिया है। ऐसा तो होना ही था, अगली बार आपको मारने के लिए नकाजिमा जैसे नो सिखिया नहीं आएगा। नागमो उस पिज्जा गाय को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। शिन नागमो का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन नागमो अचानक से गायब भी हो जाता है।
तो शिन बोलता है क्या वो हमारा साथी है या दुश्मन है, और उसी टाइम लू भी कहती है मुझे अपनी कंट्री वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सेफ है। तभी साकोमोटो नोटिस करते हैं कि शॉप में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। उस हिडन कैमरा के थ्रू डान शोकोई के मेंबर साकोमोटो की एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे थे। डान शोकोई की एक मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में एक आदमी बोलता है साकोमोटो से ज्यादा डेंजरस वो काले बालों वाला नागमो लग रहा है मुझे तो। फिर दूसरा मेंबर बोलता है साकोमोटो को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो अपने टाइम में असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर का हिस्सा था। उसके रिस्पॉन्स में एक मेंबर वापस से बोलता है ऑर्डर, मैंने तो इसके बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना है, ये एडजस्ट भी करते हैं। तभी एक मेंबर बोलता है साकोमोटो 5 साल पहले ही रिटायर हो गया था, इसलिए वो हमारे लिए क्या ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। और यही तभी अचानक से साकोमोटो उस कैमरा को शॉर्ट करते हुए बोलता है मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी डान शकोई मेंबर्स चौंक जाते हैं कि हमारा कैमरा इसने कैसे नोटिस कर लिया, और अब सभी मेंबर्स को अंदाजा हो जाता है कि साकोमोटो एक बिग डील है। और एक मेंबर कहता है खैर ये आगे देखने वाली बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर शीन कहता है अगर नागमो जो भी कहकर गया है वो सब सच है तो बहुत सारे असैसिन हमें मारने के लिए आएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। साकोमोटो कहता है डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, तो हमारा घर पर रहना ही ठीक है। तभी मिसेस साकोमोटो और हाना वहाँ आ जाते हैं और मिसेस साकोमोटो कहती है क्या तुम कल के लिए रेडी हो डियर मिस्टर साकोमोटो। साकोमोटो सोचने लगते हैं कल क्या है ऐसा। मिसेस साकोमोटो बताती है हमने हाना को प्रॉमिस किया था कि हम उसे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। अब साकोमोटो का घर पर रहने का प्लान खराब हो चुका है। साकोमोटो की फैमिली टोक्यो के शुगर पार्क में आई हुई है। साकोमोटो लू और शिन खुल के एंजॉय कर ही नहीं सकते क्योंकि साकोमोटो के ऊपर बहुत सारी बाउंटीज कर रही हैं और हाना अपने फेवरेट चबी बनी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और इन लोगों ने इस बात को पूरा ध्यान में रख रखा है। शिन लू को बोलता है कि असद साकोमोटो की फैमिली पर कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें उसे निपटाना पड़ेगा। हमारी आज की ड्यूटी है कि हम प्रोजेक्ट करें और इंश्योर करें कि साकोमोटो का दिन अच्छा गुजरे, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में असद को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी शिन लू का माइंड रीड कर लेता है और कहता है इधर उधर देखना बंद करो, अभी इस एरिया में कोई असीन नहीं है। उसकी यह बात सुनकर लू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरे थॉट्स को सुन रहे हो। शिन कहता है नहीं मतलब मुझे सच में ध्यान लगाना पड़ता है किसी के भी थॉट्स को सुनने के लिए, लेकिन लू को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि शिन दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। और शिन परेशान होकर कहता है यार हमेशा ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। तभी शिन को कुछ पता चलता है और वो माइंड के थ्रू साकोमोटो से बात करते हुए कहता है मिस्टर साकोमोटो एक असीन हमारे करीब आ रहा है। उसके बाद हम उसी असीन को देखते हैं जिसका नाम कुरिया नींगू है जो एक जेनिटर असीन है और जेनिटर के कपड़े भी पहने हुए उसने। तो साकोमोटो को देखकर कहता है तो ये है साकोमोटो लेकिन फैमिली के साथ है, शेर सपाटा कर रहा है, क्या बात है इस आदमी की हिम्मत तो देखो, बहुत हिम्मत है इसमें तो। और लिटरली साकोमोटो के पास से गुजरते हुए कहता है अपने बच्चों के सामने खून से नहाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाती है और साकोमोटो की वाइफ को दूसरी तरफ ले जाती है। तभी वो हसीन पीछे से साकोमोटो की तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन साकोमोटो बिना पीछे देखे उसकी जेब से पेन निकालकर उसकी चेस्ट पर डाल देते हैं। और लिटरली वो एकदम से सोचता है उसने बिना पीछे देखे कैसे किया ये। और तभी साकोमोटो की वाइफ पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर यह शोर किस चीज का है। तभी जल्दी से शिन और लू की बॉडी को उठाते हैं और झाड़ियों में छुपा देते हैं। लू साकोमोटो को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है बॉस ने तो इसको बिना देखे ही हरा दिया, बॉस को तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। और शिन कहता है कि इतना ही नहीं मिस्टर साकोमोटो ने इसको इस तरीके से हिट किया है कि इसके ऑर्गन्स डैमेज ना हो और यह मरे भी ना। ये दोनों उस असैसिन को वहीं झाड़ियों में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक और असैसिन दूर से उन लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये जेनिटर असैसिन वाला आइडिया काम ही नहीं करेगा। इस नए असैसिन का नाम है तासु और तासु साकोमोटो की बाउंटीफुल है। साकोमोटो वाकई में लेजेंड है भी या नहीं है। साकोमोटो ने कुरी सेनपाई को बिना मारे छोड़ दिया और वो शिन के पोस्ट की तरफ देखकर बोलता है कि ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है क्योंकि यह माइंड रीड कर सकता है, मुझे इससे बचने के लिए अपना माइंड क्लीन करके रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ साकोमो की फैमिली एक रोलर कोस्टर पे बैठ जाती है और शिन और लू थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, इसलिए लू बोलती है क्या कर रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए हैं। वो सीन भी उनका पीछा कर रहा होता है। फाइनली सीन और लू भी रोलर कोस्टर की लास्ट सीट पर बैठ जाते हैं। लू पूछती है हम लास्ट सीट पर क्यों बैठे हैं। इसके रिप्लाई में शिन बोलता है लास्ट सीट ही बेस्ट है। तो लू बोलती है हमें यहाँ पर कोई मारने थोड़ी आएगा। तभी लू की नजर एक असैसिन पर पड़ जाती है। लू बताती है कि जब भी मैं किसी असैसिन को देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है इनके आगे जो सिल्वर बालों वाला बंदा बैठा है वो असैसिन है। तासु को भी पता लग जाता है कि इन दोनों ने उसे नोटिस कर लिया है और अपने मन में यह वो बात सोच लेता है और शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और रोलर कोस्टर से सेफ्टी बार को ओपन करने की कोशिश करने
करने लग जाता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इसलिए वो साकोमोटो की तरफ शूट कर देता है और साकोमोटो पीछे मुड़कर देखता है, तभी वो बुलेट साकोमोटो के चश्मे पर टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साकोमोटो ने बुलेट प्रूफ चश्मा पहना हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर एक लूप के ऊपर जाता है, वैसे ही शिन अपनी सेफ्टी बार खोल देता है और नीचे कूद जाता है। तभी रोलर कोस्टर भी लूप के नीचे आ जाता है। शिन उस असैसिन के ऊपर कूद जाता है और उसकी भी सेफ्टी बार को खोल देता है। दोनों शिन और तासु रोलर कोस्टर के ट्रैक पर लैंड कर जाते हैं और तासु कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें पता है कि तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। तो शिन बोलता है, क्योंकि आज साकोमोटो तो छुट्टी पर है, तो उनकी जगह पर मैं टेक ओवर करूंगा। अब दोनों शिन और तासु एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। शिन उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि तासु एक ऐसा बंदा है जो सोचता बाद में है और करता पहले है। तभी शिन नोटिस करता है कि एक रोलर कोस्टर उनकी तरफ आ रहा है। शिन रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है। शिन को देखकर तासु भी रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है, लेकिन वो हवा में शिन की तरफ 2 नाइफ फेंक देता है। अब शिन एक नाइफ से तो बच जाता है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि वो दूसरे नाइफ से नहीं बच पाएगा। इसी वजह से शिन का एक पैर इंजर्ड हो जाता है। उस नाइफ में तासु ने पॉइजन लगाया हुआ था, उसकी वजह से शिन का विजन एकदम ब्लर हो जाता है और शिन को ढंग से कुछ दिखाई नहीं देता। और तासु बताता है, ये मेरा बना हुआ जहर है और अब तुम मरने वाले हो। शिन उसके रिस्पॉन्स में बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तासु बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे ये पहले ही पता चल गया था। जब मैंने साकोमोटो को देखा था तो वो हारे हुए इंसान की आंख थी। और तासु अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब कोई पर्सन डेथ का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है तो आप इसे उनकी आंखों में देख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर साकोमोटो मरने से डरते हैं, क्या तुम जानते हो कि इंसान जितना ज्यादा जीवन जीने के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है, वो उतना ही कमजोर होता जाता है। मौत का डर तुम्हारे इंस्टेंट डिसीजन लेने की एफिशिएंसी को कम कर देता है। इसके बाद सुनकर शिन कहता है, तुम गलत हो। वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अगर कोई आदमी किसी को बचाना चाहता है तो वो ऐसा सब करता है और उसे बचाने के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। इतने में वो जंप कर रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ जाता है और तासु भी बहुत ऊंची जंप लगाता है और शिन हाई स्पीड से रोलर कोस्टर की लास्ट वाली सीट पर जाकर तासु को पकड़ लेता है और मारने लगता है। शिन का विजन धीरे धीरे ब्लर होते जा रहा है और इसी वजह से तासु शिन के अटैक से आसानी से बच जाता है। अब शिन सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो लोगों का माइंड रीड करने लग जाता है। तभी अचानक से शिन को लेकर साकामोरी कूद जाता है। वो दोनों एक टेंट हाउस के ऊपर गिर जाते हैं। वहाँ पर एक शो चल रहा होता है जिसमें चबी रैबिट हीरो होता है, जिससे हाना मिलने वाली होती है या फिर मिलना चाहती है। शिन उस रैबिट का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और लोगों के सामने स्टेज पर आ जाता है। वहाँ पर तासु भी मौजूद होता है और लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर एक नॉर्मल शो चल रहा है, लेकिन असल में वहाँ पर वो दोनों लोग बहुत बुरी तरह फाइट कर रहे थे। और अब इसी के साथ दोनों का राउंड 2 शुरू हो चुका होता है। पब्लिक बैठ के मस्त रैबिट को चीयर कर रही है। वहाँ पर साकोमोटो की फैमिली भी बैठी हुई है। शिन तासु के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, फिर उसके रिस्पॉन्स में तासु अपना नाइफ निकाल कर शिन को मारता है, लेकिन शिन अपने आप को डिफेंड कर लेता है और तासु को लिटरली विश्वास ही नहीं होता कि शिन अपनी आंखों के बिना उसके मूव्स को कैसे कैच कर पा रहा है। और तासु यही सोचने लग रहा होता है कि पॉइजन का असर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तभी हमें पता चलता है कि पब्लिक में बैठे मिस्टर साकोमोटो उसे माइंड रीड करके माइंड रीडिंग के थ्रू इतनी देर से गाइड कर रहे थे। फिर तासु नाइफ से शिन का कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और देखता है कि शिन ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और शिन उछल कर अपने दोनों पैरों से तासु को एक जोरदार किक मारता है और नॉकआउट कर देता है और उसी समय पर शो को खत्म कर दिया जाता है। साकोमोटो शिन की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद साकोमोटो तासु को रस्सी से बांध देते हैं और लू तासु से उसके पॉइजन की एंटीडोट लेकर शिन की आंखों में डाल रही होती है, लेकिन शिन बच्चों की तरह रोने लग रहा होता है। और वहीं पर साकोमोटो तासु से पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया है हमें मारने के लिए। तासु शुरू में तो नखरे कर रहा होता है, लेकिन बाद में बताता है कि मुझे डॉन डैन द काई लिमिटेड ने हायर किया है। वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एक आदमी के द्वारा काम कराने में विश्वास रखती है। और तासु की बातें सुनकर शिन बोलता है कि तुमने तो बहुत जल्दी अपना मुंह खोल दिया, लगता है तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं हो। तो शिन उससे पूछता है क्या तुम जे ऑर्गेनाइजेशन से हो। तासु हाँ करते हुए उन्हें अपने जे का आईडी कार्ड दिखाता है। तो लू उनसे पूछती है अब ये जे की का क्या सीन है ये। शिन लू को समझाते हुए बताता है कि ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सिर्फ प्रोफेशनल असैसिन काम करते हैं। मिस्टर साकोमोटो और मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। यहाँ 400 से ज्यादा असैसिन काम करते हैं जिन लोगों को सिर्फ मारना होता था। वो जे से कांटेक्ट करते हैं और जे उन्हें पैसा देते हैं, उसके बदले में जे उन्हें असैसिन प्रोवाइड करते हैं। जो पैसा भी जे को आता है उस पर अपना कमीशन रख के जैसे ही असैसिन अपना काम कंप्लीट करता है तो उन्हें पे कर देती है। और लू उसकी आईडी को ध्यान से देख रही होती है, तभी शिन लू को बोलता है कि इसको लेना इतना आसान नहीं है। अचानक से तासु साकोमोटो से पूछता है क्या तुम एक्स होल्डर मेंबर हो। शिन
चौंकते हुए बोलता है ऑर्डर। ताजू साकोमोटो का रिएक्शन देखता है और कहता है अच्छा तो ये किस्से कहानियों में नहीं है, सिर्फ ऑर्डर असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस साकोमोटो और हाना आ जाती है और बोलती है हमें भूख लग रही है, तुम लोगों को नहीं लग रही है क्या? तो शिन मिसेस साकोमोटो को कहता है मुझे एक बहुत अच्छी सी प्लेस पता है खाना खाने के लिए, वहाँ बैठ के खा पाएंगे। शिन और साकोमोटो को छोड़कर बाकी लोग थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और शिन तासु से कहता है अगली बार से हमसे पंगा मत लेना। तासु डरते हुए बोलता है तुम मुझे मारोगी नहीं क्या? तो शिन बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, हम यहाँ मस्ती करने आए थे, ना कि किसी को मारने। फिर हाना उनकी तरफ भागते हुए आती है और तासु को बाय बाय करते हुए बोलती है तुमने शो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और साकोमोटो की फैमिली तासु को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं पर तासु नाइफ से अपनी रस्सी काटता है और कहता है इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद तासु भी एक रोलर कोस्टर की राइड लेने के बाद वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन, साकोमोटो और लू लंच करने के लिए बैठे हुए हैं। तभी शिन बोलता है कि इस एंटीडोट को लेने के बाद मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है कुछ टाइम तक मैं लोगों के थॉट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। उसकी बात सुनकर लू पैनिक में आ जाती है और कहती है अब हम डेंजर कैसे डिटेक्ट करेंगे यार? और साकोमोटो से कहने लगती है बॉस अब हमें घर के लिए निकल जाना चाहिए, यहाँ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी वहाँ पर मिसेस साकोमोटो उनके लिए लंच लेकर आ जाती है और मिसेस साकोमोटो उन लोगों पर शक करने लग गई है। इस वजह से मिसेस साकोमोटो उनसे पूछती है आज तुम लोग बहुत ज्यादा वियर्ड नहीं बिहेव कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मिसेस साकोमोटो की यह बात सुनकर शिन, लू और मिस्टर साकोमोटो टेंशन में आ जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दो असैसिन को दिखाया जाता है जो पार्क में आए हुए हैं। इस आदमी का नाम है बोइल्ड और लेडी असैसिन का नाम है ओबिगुरु। लेडी असैसिन के ऊपर ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से चलो, तुम अपना पैर चींटियों के ऊपर रख देती, मेरा मोटो है कि सिर्फ टारगेट की ही जान लेनी है। ओबिगुरु बोइल्ड की बातें सुनकर बहुत परेशान भी होती है लेकिन उसको पसंद भी करती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में तासु के पास पहुंच जाते हैं और ओबिगुरु तासु को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। तासु तभी ओबिगुरु से बोलता है मेरे ऊपर से हटो बुढ़िया, तुम बहुत हैवी हो। ओबिगुरु तासु की बात सुनकर बोलती है तुम्हारी जीभ अभी भी पहले की तरह चल रही है। तभी अचानक से बोइल्ड गुस्से में आकर ओबिगुरु को बोलता है तुम लेडी हो, इस तरीके से तुम्हारा इसके ऊपर बैठना ठीक नहीं है। ओबिगुरु उसके ऊपर से तुरंत हट जाती है और तासु उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी ओबिगुरु बताती है कि हम साकोमोटो से मिलने आए हैं। ओबिगुरु की बात सुनकर बोइल्ड अपने चेहरे के स्कार को देखकर याद करने लग जाता है और कहता है कि हाँ तुम भी तो साकोमोटो से मिली नहीं हो। ओबिगुरु बोइल्ड को देखकर बोलती है क्या तुम्हारे चेहरे पर ये स्कार? साकामोरी ने रोन रिको इंसिडेंट के दौरान 200 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। ये दोनों डोन दैन काई के पावर हाउस जो हैं। शिन और साकामोरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। मिसेस साकामोटो की यह बात सुनकर वो तीनों और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि हॉन्टेड हाउस तो और भी ज्यादा डेंजरस जगह है और लू को हॉन्टेड हाउस के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो अपनी एंटी एग्जाइटी मेडिसिन खा लेती है। वहीं पर बोइल्ड और ओबिगुरु भी साकामोटो फैमिली की एक्टिविटीज एक कमरे से देख रहे होते हैं। इस हॉन्टेड हाउस में बहुत सारे असैसिन मौजूद हैं। उन्होंने अपना भेस ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट किया हुआ है और बार बार वो लोग साकोमोटो की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लोग साकोमोटो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ओबिगुरु साकोमोटो को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मैं साकोमोटो को ऑल आउट लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। और ये देखकर बोइल्ड कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो क्योंकि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तो ओबिगुरु बोलती है ठीक है डोंट वरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेना उनसे, आखिरकार वो तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड जो है। और बोइल्ड एक शराब की बोतल खोलता है और पीने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। फिर वो अपने पुराने दिनों के बारे में याद करने लग जाता है जब बोइल्ड 15 साल का था और साकोमोटो 14 साल के थे। बोइल्ड ने सुना था कि साकोमोटो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इसीलिए उससे मिलने चला जाता है और उसके बाद वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। लेकिन वैलेंटाइन वाले दिन दोनों के बीच में दरार आ जाती है क्योंकि बोइल्ड को लगता है कि वो दोनों एक जैसे हैं। दोनों में से किसी को भी लड़कियों से चॉकलेट नहीं मिली लेकिन साकोमोटो लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे लिटरली बहुत सारी चॉकलेट मिल जाती हैं। और फ्लैशबैक को याद करने के बाद ओबिगुरु से बोलता है मुझे लगा था कि हम दोनों हार्ड बॉयल्ड हैं लेकिन साकोमोटो हार्ड बॉयल्ड नहीं है। बोइल्ड की ये बात सुनकर ओबिगुरु बोलती है तो इसीलिए तुम अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हो। लेकिन बोइल्ड मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी तरफ साकोमोटो लगे पड़े हैं असैसिन को डिफीट करने में। लू को हॉन्टेड हाउस में बहुत ज्यादा ही डर लग रहा होता है इसलिए वो वहाँ से घर जाने के लिए बोलती है लेकिन हाना कहती है कि मुझे तो इतने सारे ज़ॉम्बीज देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और हाना की ये बात सुनकर शिन बोलता है ये हुई ना बात, हाना तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। और उसकी बात सुनकर लू गुस्से में आकर कुछ पीने लग जाती है। शिन उससे पूछता है ये क्या पिया तुमने? तो लू जवाब देती है कि ये मेरी फैमिली मेडिसिन
मेडिसिन है। तो शिन बोलता है ये कोई फैमिली मेडिसिन नहीं है, ये शराब है। तभी एक दरवाजे से बहुत सारी आवाजें आने लग जाती हैं। उन आवाजों को सुनकर लू दरवाजे को खोल देती है और लू अब पूरे नशे में हो चुकी है। उस दरवाजे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज असैसिन निकलकर बाहर आ जाते हैं। इतनी भीड़ में साकोमोटो की फैमिली अलग अलग हो जाती है। तभी इस भीड़ में से निकलकर बोइल्ड आता है और साकोमोटो को दूर धक्का मार देता है। बोइल्ड ओबिगुरो से कहता है तुम उन लोगों से लड़ो, मैं इससे लड़ता हूँ। और साकोमोटो उठता है और एक असैसिन की आईडी कार्ड को बोइल्ड की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन बोइल्ड उससे बहुत आसानी से बच जाता है और बोलता है कि मुझे याद करो साकोमोटो। लेकिन साकोमोटो मना कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरी फैमिली कहाँ है। दूसरी तरफ ओबिगुरो शिन और लू से लड़ रही है। शिन उससे पूछता है तुम कौन हो। तभी अचानक से आकर ड्रंक लू ओबिगुरो के फेस पर किक मार देती है। लू अपने होश में नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक जो होती है वो बहुत अच्छे से काम करती है और अब दोनों तरफ एक खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ मिसेस साकोमोटो और हाना बेहोश हो चुके होते हैं। तो शिन उनको साइड कर देता है और बोइल्ड फिर से साकोमोटो से पूछता है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। उस पर साकोमोटो बोलता है कि हाँ मुझे नहीं याद और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरी फैमिली कहाँ पर है। और बोइल्ड बोलता है मैं भी तुम्हें याद नहीं करना चाहता हूँ। और साकोमोटो इस बार गुस्से में बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो। उसके रिस्पॉन्स में बोइल्ड बोलता है अगर तुमने किसी को खोया है तो तुम खुद ही ढूंढ लो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। साकोमोटो अचानक से उसके फेस पर आके पंच मार देता है, लेकिन बोइल्ड डिफेंस करते हुए उसके मुंह पर एक छोटे से बम के गोले फेंक देता है। साकोमोटो उसके मुंह पर किक मारता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। उसके बाद बोइल्ड बहुत सारे बम के गोले साकोमोटो के ऊपर फेंक देता है। वो गोले साकोमोटो के ऊपर फट जाते हैं और वहाँ पर धुआं धुआं हो चुका होता है। साकोमोटो जमीन पर गिरा पड़ा है। साकोमोटो को देखकर बोइल्ड बहुत सारे बम के गोले अपने दस्ताने में लोड करता है और साकोमोटो को एक जोरदार पंच मार देता है। और दूसरी तरफ ओबिगुरो कहती है ये आवाज सुनी तुमने, वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी लू पीछे से आकर ओबिगुरो को पकड़ के मारने वाली होती है, लेकिन ओबिगुरो उसका हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लेती है और जोरदार झटका दे देती है और लिटरली लू को चक्कर आने लग जाते हैं। और ओबिगुरो कहती है मैं तुम लोगों को इंस्टेंटली मार सकती हूँ, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी असैसिन शिन को पकड़कर बांध देते हैं। एक बंदा चैनसो निकालता है और शिन के ऊपर पॉइंट कर देता है और ओबिगुरो लू से कहती है तुम्हें हर 10 सेकंड में मुझ पर अटैक करना होगा, अगर तुम नहीं मुझे हिट कर पाती हो तो ये इस लड़के को बीच से काट देंगे। और जो टाइम स्टार्ट्स नाउ बोलकर घड़ी को अभी स्टार्ट कर देती है। सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं। लू बुरी तरह रोने लग जाती है और कहती है मैं ये नहीं कर सकती हूँ शिन, मुझे माफ कर दो। और दूसरी तरफ साकोमोटो जमीन पर गिरा पड़ा है और साकोमोटो को देखकर बोइल्ड बोलता है 5 से रिटायर होने की वजह से हम दोनों में फर्क बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत सैड बात है, तुम पुराने दिनों की तरह नहीं रहे साकोमोटो। फिर साकोमोटो उठता है और बोइल्ड को मारने ही जा रहा होता है कि तभी बोइल्ड उसके ऊपर अपने बम फेंक देता है। इस वजह से साकोमोटो फिर से जमीन पर गिर जाता है। फिर बोइल्ड बोलता है मैं अपने सुपर बोल बम और रॉकेट डायनामाइट पंचेस की वजह से तुम्हें किसी भी एंगल और डायरेक्शन से मार सकता हूँ। फिर साकोमोटो को बोइल्ड की ये बात ध्यान में आ जाती है और बोइल्ड कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। और बोइल्ड साकोमोटो पर फाइनल अटैक मार देता है और साकोमोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। बोइल्ड उसको अलविदा कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है पोटेशियम पे क्लोराइड 10 ग्राम, पाइकल एसिड 5.8 ग्राम पर, टेरिफाइड टेट्रानाइट्रेट 20 ग्राम, नाइट्रोग्लाइकोल 3.5 ग्राम। बोइल्ड डरते हुए सोचता है कि 1 मिनट रुको, वो मेरे बम की कॉम्पोजिशन को कैसे जानता है। साकोमोटो वहीं से उठना शुरू करता है और सारे कॉम्पोजिशन को बताने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ बोइल्ड, अब से मैं तुमसे पूरी जान लगाकर लड़ूंगा। साकोमोटो लिटरली उस सेकंड पतला हो चुका है और अपना चश्मा निकाल के फेंक देता है। और साकोमोटो को इस रूप में देखकर बोइल्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अभी अभी ये क्या किया, लेकिन क्योंकि तुम पतले हो गए हो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे हरा दोगे। जो भी करना चाहते हो जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है। बोइल्ड की ये बात सुनकर साकोमोटो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पर तो पूरा भरोसा है। बोइल्ड कुछ बोल सके उससे पहले ही साकोमोटो एक जोरदार पंच मारता है। उस पंच की वजह से वो दोनों हॉन्टेड हाउस की बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ओबिगुरो और लू की बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। ड्रिंक करने की वजह से लू का मूड बहुत तेजी से स्विंग हो रहा है, कभी वो गुस्से में आ जाती है तो कभी रोने लग जाती है। ओबिगुरो लू को एक किक मारती है, लेकिन लू पीछे हट जाती है और जैसे ही ओबिगुरो उसके पास आती है तो लू उससे बचने के लिए भागने लग जाती है, लेकिन गलती से लू की जो चोटी है वो ओबिगुरो के मुंह पर लग जाती है। ओबिगुरो को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए ओबिगुरो उछल के लू के ऊपर एयर किलिंग स्टाइल कराटे सीक्रेट टेक्निक यूज करती है। उस किक की वजह से लू की नाक से खून निकलने लग जाते हैं। लू की ऐसी हालत देख देख कर ओबिगुरो वापस से बोलती है इतना ही दम है तुम में, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही अच्छा किया लू। लू का फिर से मूड चेंज हो जाता है, वो हंसने लग जाती
जाती है और वो शिन का मजाक उड़ाने लग जाती है। ओबीगुरो लू की तरफ भागती है और एक किक मारती है, लेकिन लू उसके हमले से बच जाती है। ओबीगुरो लू से बोलती है क्या हुआ, इस तरीके से लड़ोगी तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। ओबीगुरो के रिस्पॉन्स में लू बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं मार सकती, ये हमारी फैमिली का एक रूल है। ओबीगुरो कहती है फैमिली रूल, ये क्या बोल रही हो तुम। लू समझाते हुए बोलती है कि ये रूल हमारी फैमिली में तोड़ना मना है। शिन बॉस, मिसेस ओई और हाना मेरी फैमिली है। ओबीगुरो बोलती है तुम तो साकोमोटो की फैमिली से रिलेटेड भी नहीं हो, साकोमोटो की फैमिली में तो इन्हीं लोग हैं, तुम इडियट हो क्या। ओबीगुरो की ये बात सुनकर लू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है भले ही थोड़े टाइम से ही मैं जापान में हूँ, लेकिन मैंने दुकान के रजिस्टर बहुत जल्दी सीख लिया है। और एक दिन तो हाना ये भी कह रही थी कि जल्दी से ना मैं शॉप की लीड एम्प्लॉय बन सकती हूँ, तुमने मुझे इडियट कैसे बोला। ओबीगुरो लू के मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, लेकिन लू ओबीगुरो की लात पकड़ के एक जोरदार पंच मारने जा रही होती है कि लू का उसी सेकंड सारा नशा उतर जाता है। नशा उतरने के बाद लू को अब कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लू को देखकर वो भी बोलती है ये लड़की मुझे मारने में सक्सेसफुल रही है और यह जिस तरीके से लड़ रही थी मुझे बहुत खुशी हुई, और उसे शाबाशी देने लग जाती है और कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग पीपल बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तुमसे लड़कर बहुत मजा आया, चलो दोबारा लड़ते हैं। लेकिन लू मना कर देती है और दोनों की फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ बॉयल और साकामोटो, बॉयल के मुंह से खून आने लग जाता है, दोनों के पंच एक दूसरे के पंच से टकराते हैं। साकामोटो के पंच की वजह से बॉयल के रॉकेट लॉन्चर ग्लव टूट जाते हैं वहीं के वहीं, और बॉयल उन्हें साकामोटो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन साकामोटो उनको कैच कर लेता है और उन बमों को अपने हाथ में रखकर अपने पंचेस के साथ वापस बॉयल के ऊपर मार देता है। बॉयल की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि साकामोटो रिटायरमेंट के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और साकामोटो बॉयल को बताता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पहले मैं भी अपने स्ट्रेंथ का यूज लोगों को मारने के लिए किया करता था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को सिर्फ यूज करूंगा तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ का सोर्स है। और साकामोटो बॉयल को लगातार पंच मारे जा रहा है, लास्ट में वो इतना जोरदार पंच मारता है कि वो दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए फेरिस व्हील से टकरा जाते हैं। दोनों के दोनों फेरिस व्हील में बैठे हुए हैं और बॉयल अपनी सिगरेट जला देता है और कहता है मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद फेरिस व्हील नीचे आ जाता है और दोनों झूले से बाहर निकलते हैं और पार्क में सब लोग उनकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पार्क के एम्प्लॉय उनसे पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। बॉयल बोलता है किसी इंजर्ड मैन से ये पूछना कि वो इंजर्ड कैसे हुआ अच्छी बात। तो वो एम्प्लॉय बोलती है मैं तो जो नुकसान हुआ है उसके पैसे लेना चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ बस। और दूसरी तरफ पार्क की एक बेंच पर शिन और लू बैठे हुए हैं, वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। वहाँ पर मिसेस साकामोटो और हाना भी है। तभी मिसेस साकामोटो अपनी नींद से जाग जाती है और सोचने लगती है ये सब क्या हुआ और साकामोटो कहाँ पर है। और दूसरी तरफ बॉयल साकामोटो से बोलता है तुमने तो मुझे डोमिनेट कर दिया है, तुम जीत गए हो, आगे से मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। साकामोटो उसको लिटरली प्रॉपरली इग्नोर कर देता है और खाने के लिए दबादब खरीदने लग जाता है। बॉयल भी उससे एक मांगता है और दोनों एक साथ खाने लग जाते हैं। और बॉयल साकामोटो से पूछता है अब तुम इस बाउंटीज और असैसिन का क्या करोगे, ये सब तो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। बॉयल की ये बातें मिसेस साकामारी ओए को सारी सिचुएशन समझाता है। लू, हाना और ओबीगुरो साइड में बातचीत कर रहे हैं और मिसेस साकामोटो बोलती है इतना सब कुछ हो गया है और तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बॉयल साकामोटो को डिफेंड करते हुए कहता है कि हम आदमी लोग अपनी बातें शेयर करने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। साकामोटो तो बस अपनी फैमिली के साथ एक टेंशन फ्री और एंजॉय भरा दिन बिताना चाहता था। मिसेस साकामोटो बॉयल से पूछती हैं अच्छा तो तुम कौन हो। बॉयल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम बॉयल है और मैं भी एक असैसिन हूँ। उसकी यह बात सुनकर मिसेस साकामोटो कहती है मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो। तो बॉयल डरते हुए बोलता है यस मैम समझ गया मैं। फिर वो साकामोटो के बाल बांधने लग जाती है और कहती है कि तुमने आपस में सीक्रेट रखने का रूल तोड़ा है, इसलिए उदास होना बंद करो और आगे से ध्यान रखना। और यह सब बोल के वो अपना मूड को चेंज कर लेती है और खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। और शिन साकामोरी ऊपर ये बाउंटीज बॉइल्ड भी कहता है मुझे अभी याद आया कि मेरे बॉस के कनेक्शन उस एसोसिएशन से है। इन दोनों की बात सुनकर साकामोटो बोलता है इससे पहले हम नकाई के बॉस से जाकर मिलेंगे। शिन बॉइल्ड से उसके बॉस का एड्रेस पूछने लग जाता है, लेकिन बॉइल्ड को खुद ही नहीं मालूम। पर साकामोटो कहता है कोई बात नहीं मेरे पास आइडिया है। अगले दिन साकामोटो, लू और शिन जापान के एक ऐसे शहर शिनजुकू पहुंच जाते हैं और साकामोटो दबादब फिर से खा खाकर मोटा हो चुका है और शिनजुकू में वो एक बहुत पतली सी गली से गुजरते हैं और वहीं पर एक वीडियो स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। उस स्टोर का मालिक साकामोटो का वेलकम करता है और पूछता है मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। साकामोटो उससे लेटेस्ट डॉन डन गोई की मूवी डीवीडी के बारे में पूछता है। इस पर शॉप ओनर उनको डीवीडी की लोकेशन बताता
जाता है कि उनकी शॉप में वो चीज कहाँ रखी है। वो तीनों डॉन नगाई की डीवीडी उठाते हैं। साकामोटो उनको बताता है कि यहीं पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मूवीज के रूप में बिकती हैं। उसी शॉप में एक छोटा सा मूवी थिएटर होता है। वहाँ पर वो लोग अपनी मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिल्म स्टार्ट होते ही पता चल जाता है कि फिल्म का जो मर्डरर है वही फिल्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर है और यह नाम आप याद रखना, ऐसा फिल्म में दिखाया जाता है। डॉन नगाई एक प्रोफेशनल असैसिन एजेंसी है जिसके अंदर 50 से ज्यादा असैसिन काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ एक असैसिन ने की थी। इस मूवी में उनका हेड कार्टर भी दिखाया जाता है और वो भी दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और थोड़े ही टाइम में फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म का क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिसको डायरेक्ट किया है कनागु ने और ये नाम भी आप लोग याद रखना। और शिन मूवी की क्वालिटी देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और साकामोटो को तो मूवी इतनी बोरिंग लगती है कि वो सो ही जाता है। वो तीनों मूवी थिएटर से बाहर आ जाते हैं और शॉप ओनर उस मूवी के पैसे मांगता है। वो मूवी बहुत एक्सपेंसिव होती है लेकिन साकामोटो अपनी पुरानी सेविंग से उसको पैसे पे कर देता है और शॉप का ओनर साकामोटो से पूछता है तुम हिटमैन वर्ल्ड में वापस लौट रहे हो क्या? तो साकामोटो रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं, मैं तो छोटा मोटा काम निपटा रहा हूँ। शॉप ओनर साकामोटो को वार्निंग देता है कि तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं तुम्हें मारने के लिए। साकामोटो उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो दुकान वाला कहता है मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता सकता, इसकी मूवी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उस शॉप से निकलने के बाद वो तीनों डॉन नगाई के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये मानवा अभी ऑनगोइंग है तो कमेंट में बताओ नेक्स्ट मानवा कौन सा स्टार्ट करूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।